हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए करण तोशनीवाल और इस सेशन में हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिस इज़ आवर 9th सेशन ऑन जीएसटी। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्या कंडीशंस है, कैसे मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ट सप्लाईज जो आप जीएसटी पे कर रहे हैं, किसको मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, ये सब टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने चार्ट फॉर्म किया, ऐसी चार्ट आप बना लो सेक्शन 16 का। ठीक है, सेक्शन 16 वो सेक्शन है जिसमें डिफाइंड है कि ये कंडीशंस अगर आप फॉलो करेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, आप आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकेंगे। तो वो सेक्शन 16 बोलता है। अपन देखते हैं सेक्शन 16 में पहली कंडीशन 16(1). अच्छा, मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, 16(1) लिखा है, 16(2) लिखा है, 16(3) और 16(4) चार सबसेक्शन डील करे अपन ने। ठीक है, यहाँ पे पहला सबसेक्शन ये छोटे ब्लॉक में लिखा है। ठीक है, इसका पहली बेसिक कंडीशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना है। ठीक है, आईटीसी अगर आपको लेना है, ठीक है, ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज जो इनवर्ट सप्लाई में है वो। और हाँ, एक और चीज़, आईटीसी का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स का मतलब क्या है। पहले तो इनपुट टैक्स का मतलब मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, मिटा दूंगा मैं। इनपुट टैक्स मतलब जो इनपुट टैक्स आपने भरा इनवर्ट सप्लाईज पे वो तो है ही। ठीक है, इनपुट टैक्स आपने जो भरा वो है। ठीक है, इनपुट टैक्स जो आपने इनवर्ट सप्लाई वाला इनपुट टैक्स हो गया, ये दिमाग में रखना, इनवर्ट सप्लाईज। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, रिवर्स चार्ज में 9394 वाला रिवर्स चार्ज है, 5354 आईजीएसटी एक्ट वाला, या 9394 एसजीएसटी एक्ट वाला, सीजीएसटी एक्ट वाला 9394। ये रिवर्स चार्ज में एक बार आप पे कर दोगे। मैंने बोला था रिवर्स चार्ज वाला लेक्चर आप जाके देख लो, अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर एक बार आप ई कैश लेजर यूज़ करके पे करोगे, ई कैश लेजर मतलब कैश फॉर्म में पे करना है आपको, आप ई क्रेडिट लेजर यानी अपना आईटीसी यूज़ करके नहीं भर सकते आप रिवर्स चार्ज में, बोला था ये। ठीक है, रिवर्स चार्ज का जब भी पेमेंट होगा आप एक बार पे करेंगे आउटवर्ड लाइबिलिटी में। इवन स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज जीएसटीआर 1 जो है उसमें भी हमको दिखाना पड़ता रिवर्स चार्ज सप्लाईज जो है। ठीक है, रिवर्स चार्ज में जितने सप्लाईज आपकी लाइबिलिटी है सब एज अ रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट एक बार भर देगा। ठीक है, एक बार भर दिया तो नेक्स्ट मंथ से उसको क्रेडिट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसका पहले भरो और कैश फॉर्म में भरो। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का नहीं, गवर्नमेंट ने पहली स्ट्रिक्टली बोला है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, ई कैश लेजर यूज़ करने का। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया रिवर्स चार्ज का। एक बार भर दिया तो ये भी इनपुट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के डेफिनेशन में, ये इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आता है सेक्शन 2 में। रिवर्स चार्ज वाला भी इनवर्ट सप्लाई इसका तो आना ही है, प्लस आईजीएसटी जो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे इंपोर्टेड गुड्स पे, जो आईजीएसटी भरोगे उसका भी अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई तो आईजीएसटी एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आईजीएसटी जो आपको पे करना पड़ेगा, हाँ, कस्टम एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू वैल्यूएशन होगा और आईजीएसटी आपको लगेगा। तो आईजीएसटी बिल ऑफ एंट्री जब आप फाइल करेंगे वो जो आईजीएसटी लगेगा इंपोर्टर को कस्टम्स एक्ट में, तो वो भी इनपुट टैक्स है, वो भी इनपुट टैक्स है, यानी उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में वो डेफिनेशन में काउंट होता है, उसका भी क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अब बेसिक कंडीशन सुनो, अभी मैं मिटा रहा हूँ ये इनपुट टैक्स, ये नोट डाउन कर लेना। अच्छा, इनपुट्स यहाँ पे मैं आय लिख रहा हूँ, इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, अभी डिस्कस करेंगे हम। इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स मतलब क्या है, इनपुट्स या गुड्स। ठीक है, मैं गुड्स बोल रहा हूँ, इनपुट्स पहले ओल्ड एक्ट में इनपुट्स था, इनपुट्स बोलो या गुड्स बोलो। ठीक है, इनपुट सर्विसेज तो वही रहेगा, और कैपिटल गुड्स, ये तीन टर्म्स भी डिस्कस कर लेता हूँ। इनपुट्स मतलब जो गुड्स बिजनेस में आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में रजिस्टर्ड पर्सन यूज़ कर रहा वो इनपुट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट सर्विसेज मतलब जो इनपुट सर्विसेज आपने ली है, ठीक है, उस पर जो जो जीएसटी आएगा वो यहाँ इनपुट टैक्स की डेफिनेशन जो हमने देखा अभी उसमें काउंट होगा। ठीक है, इनपुट टैक्स की डेफिनेशन पढ़ना क्यों जरूरी था, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि इनपुट टैक्स का मतलब क्या है, तो आप तो रिवर्स चार्ज को भी गिनना चालू कर दोगे। ठीक है, रिवर्स चार्ज को अभी से गिनना चालू कर दोगे। मैंने बोला ई कैश लेजर से भर दिया तो गिनो। ठीक है, आईजीएसटी वाला भी जो क्रेडिट रहेगा इंपोर्टेड गुड्स का वो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट में आएगा। ठीक है, इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में क्या आता है, डेफिनेशन से पढ़ो। ठीक है, लॉजिक जल्दी लगेगा। और गुड्स इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट्स यानी गुड्स बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल गुड्स मतलब जो गुड्स कैपिटलाइज किया आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो गुड्स कैपिटलाइज करे मतलब आपने उसको असेट दिखा रहे हैं आप कैपिटल गुड्स को। ठीक है, और इनपुट सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज जो इन कोर्स फर्दरेंस बिजनेस में आपको इनपुट में आई है, इनवर्ट सर्विसेज जो आई है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैंने शॉर्ट में बताया। ठीक है, उसके बाद में और कुछ रहा क्या, एक सेकेंड, डेफिनेशंस। ठीक है, सभी कवर्ड है। एक जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई
वो डेफिनेशन भी कवर्ड है प्रीवियस पहले 2-3 सेशंस में, पहले दो तीन सेशंस में कवर्ड है वो। और वो जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई है, ठीक है, मैं यहाँ पे वापस, मेरे पास जगह कम है, ठीक है, कंस्ट्रेंट है प्लेस का। ज़ीरो रेटेड सप्लाई है सेक्शन 16, ठीक है, कहाँ देखेंगे, IGST एक्ट में देख लो, बोला था ये IGST एक्ट 2017 में रहेगा, ठीक है, जगह कम है, प्लीज़ मैनेज करना। ज़ीरो रेटेड सप्लाई में 2 चीज़ें आएंगी। पहले एक तो मैंने बताया था, पहले बता देता हूँ ज़ीरो रेटेड सप्लाई क्या है। ये नील रेट नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम नहीं है, ये ज़ीरो रेटेड है। इसको बनाया गया ज़ीरो रेटेड, मतलब इसके अंडर आपको GST का रिफंड मिलेगा सेक्शन 54 में, ठीक है। आपको या 2 मोड्स में रिफंड मिलता है, या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लो, क्योंकि आप आउटवर्ड में ज़ीरो रेटेड वाला सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ज़ीरो रेटेड वाला सप्लाई कौन सा रहेगा, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज, इंडिया के बाहर जो जाएगा, सर्विस की कंडीशन रहेंगी। IGST एक्ट बोल रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना, ये सब CGST एक्ट की प्रोविजन है, सेक्शन 16 IGST एक्ट का बोल रहा हूँ। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एंड सर्विस के केस में क्या बोला है, गुड्स के केस में तो सिंपल है, टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया आपने, तो आपको एक्सपोर्ट कर दिया तो आपको या तो सेम जैसे प्रीवियस सेशंस में डिस्कस हुए थे कि या तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलेगा, ठीक है, पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लेना है, ठीक है, तो आपको बॉन्ड या LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, उनको लिख के देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, कि मैं ये एक्सपोर्ट करने वाला हूँ गुड सर्विस, आप मेरे को मेरे इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है वो मेरे को उतना रिफंड दे दो। और ये कौन सा रिफंड देंगे, सबका नहीं देंगे, वो इनपुट्स, वो कैपिटल गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स का तो नहीं मिलेगा, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस का, उसका इनपुट टैक्स का जितना आपने यूज़ किया है फॉर प्रोवाइडिंग दैट एक्सपोर्ट गुड्स एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, उतना ही मिलेगा, ठीक है, भंडारा नहीं लगा है ये। और सेकंड है, आपने सप्लाई किया, ठीक है, गुड सर्विस, किसको, SEZ को। ये 2 ही चीज़ याद रखने का, SEZ यूनिट रहेगा, ठीक है, यूनिट रहेगा नहीं तो डेवलपर रहेगा, ये 2 चीज़ याद रखने का। और मिलेगा कैसे ज़ीरो रेटेड सप्लाई का बता दिया मैंने, या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड, या तो सेक्शन 54 IGST भर दे। आज हमको भरोसा नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती फिर भी तेरे को लेना है तो ले। अगर आज बॉन्ड LUT में अगर तुमने डाल दिया और एक्सपोर्ट हो गया तो ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो तकलीफ हो जाएंगी, क्योंकि तुमने रिफंड पहले ले लिए, इंटरेस्ट के साथ वसूलेंगी गवर्नमेंट। तो बेटर है IGST भर दो, दूसरा वाला मोड है जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड, या तो IGST भर दो या तो ITC का रिफंड लो। ITC का रिफंड लिया तो दिक्कत हो सकती है आगे चल के, IGST भर दिया तुमने आउटवर्ड सप्लाई पे तो नहीं भी अगर तुम्हारा एक्सपोर्ट हुआ तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा, रिटर्न भी होगा तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने पहले थोड़ा रिफंड लिया। सेकंड वाला मोड है IGST भरो आउटवर्ड सप्लाई पे, एक्सपोर्ट जब कर रहे हैं या SEZ को जब दे रहे हैं, लेकिन आपको जब रिफंड लेना है वो बाद में मिलेगा, ठीक है, वो सेक्शन 54 के अकॉर्डेंस में मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें रिलेवेंट डेट है, उसमें 2 ईयर से अलग अलग प्रोविजंस है, तो 2 ईयर फ्रॉम रिलेवेंट डेट जनरली देखा जाता है वहाँ पे। सेक्शन 54 अपन जब देखेंगे तब देखेंगे वो, ठीक है। ये जीरो रेटेड सप्लाई, ये जीरो रेटेड सप्लाई जो है इसको टैक्सेबल सप्लाई माना जाता, एज गुड एज टैक्सेबल सप्लाई। ये आगे सेक्शन 17 में जब बाइफर्केशन होगा, नॉन बिजनेस पर्पस, एग्जाम सप्लाईज के लिए क्या यूज़ किया और टैक्सेबल सप्लाई, उसके साथ जीरो रेटेड सप्लाई भी आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16। पहली कंडीशन बोला था रजिस्टर्ड पर्सन, किसको मिलेगा भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट? हर एक को नहीं मिलेगा। आपने खरीदा, मैंने खरीदा, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है GST एक्ट में, मेरे को नहीं मिलने वाला। GST एक्ट में अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट होना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। ये रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन को कब मिलेगा? अगर उसने यूज़ किया है वो गुड्स या वो इनपुट्स, गुड्स मीन्स इनपुट्स ही बोल रहा हूँ, इनपुट सर्विसेज, ठीक है, और कैपिटल गुड्स, CG मतलब कैपिटल गुड्स, ये यूज़ किया है उसने इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर वो यहाँ यूज़ ही नहीं करेगा बिजनेस में तो भी नहीं मिलेगा, पर्सनल पर्पज़ का भी नहीं मिलेगा, तू रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो कब मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट? पहली कंडीशन सेक्शन 16(1) के अंदर क्या बोला है, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा ओनली एंड ओनली इफ इट इज़ यूज्ड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। और किसको मिलेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया पहला। सेकंड में आओ, 16(2) में आओ। अब ये बोलता है कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC। क्या है कंडीशंस अवेलमेंट फॉर ITC के? ये तो करना ही है, पहली कंडीशन बेसिक है, ये कंडीशंस भी फॉलो करो। क्या है देख लो,
इनवॉइस डेबिट नोट रहना चाहिए, ठीक है। इसमें इनवॉइस डेबिट नोट रहना चाहिए मतलब क्या है, रिलेवेंट इनवॉइस डेबिट नोट आपके पोजीशन में रहे, और किसका इनवॉइस, मेरा तेरा ऐसा इसका दे दे दोस्त से ले ले ऐसा नहीं, इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन का ही लगेगा, वो गवर्नमेंट को दे रहा है। आगे तो और एक कंडीशन है, वो गवर्नमेंट को देगा, रिटर्न भरेंगे सेक्शन 39 में अपन, तो ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तब जाके मिलेगा, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्सन का इनवॉइस रहना चाहिए, डेबिट नोट रहना चाहिए मेरे पोजीशन में। अब रूल 36 यहाँ पे बीच में आएगा आपको। रूल 36 क्या बोलता है CGST रूल्स का, कि आपको ITC मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए रूल 36 ने कुछ प्रिस्क्राइब इनवॉइस के जब अपन चैप्टर देखेंगे वहाँ पे भी देखेंगे और यहाँ पे भी आएगा। हमको ITC लेना है तो हमको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, और उसमें भी प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए तो मिलेगा। प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स कौन से है, ये यहाँ पे आ जाओ। रूल 36 मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक में दिया है, ठीक है। रूल 36 ये इनपुट टैक्स रेट कब मिलेगा आपको, अगर इनवॉइस है आपके पास, रिवाइज्ड इनवॉइस है, मैं बताऊंगा रिवाइज इनवॉइस, एक सेकंड वेट करना। डेबिट नोट है, डेबिट नोट तो आपको बता ही दिया है, ठीक है, डेबिट नोट। उसके बाद में है आर्स इनवॉइस। आर्स इनवॉइस कब रहेगा, ये रेसिपिएंट, आर मतलब अपन रेसिपिएंट को बोलते हैं अपनी क्लास में, आर्स इनवॉइस, रेसिपिएंट इनवॉइस। रिवर्स चार्ज के केस में कब आएगा रिवर्स चार्ज का, रेसिपिएंट का इनवॉइस कब बनाएगा, रेसिपिएंट इनवॉइस खुद का लिए खुद इनवॉइस क्यों बना रहा। अरे मेरा जब सप्लायर है वही अनरजिस्टर्ड है, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, लीगल सर्विसेज मिली आपको, ठीक है, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, उसने और कोई सर्विसेज नहीं दी, ठीक है, और उसकी सर्विसेज जो है उसमें रिवर्स चार्ज आता है, और कोई सर्विसेज नहीं है। नोटिफिकेशन 5/2017 क्या बोलता है कि एक बार अगर आपका पूरा सप्लाई रिवर्स में ही है सप्लायर का, तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ठीक है। नोटिफिकेशन 5/2017 सर्च कर लेना आपने, और उसको तो रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, मैंने उससे सर्विस लिया, अब वो अनरजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूँ, एग्जाम्पल लो, अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ वो अनरजिस्टर्ड है, तो मेरे को इनवॉइस बनाना पड़ेगा, वो तो देगा नहीं, ठीक है, वो अनरजिस्टर्ड है वो देगा नहीं, तब बनता है आर्स इनवॉइस मतलब रेसिपिएंट इनवॉइस, जो मैंने यहाँ लिखा। तो इनवॉइस रहे, रिवाइज इनवॉइस रहे, रिवाइज इनवॉइस भी बता देता आपने। अगर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ, सपोज ले लेता हूँ मैं 1 जून 2020, ठीक है, वैसे तो कोरोना में क्रॉस नहीं होता, लेकिन आपका क्रॉस हो गया, फॉर एग्जांपल टर्नओवर 3 महीने में इतना टर्नओवर चल गया आपका, मास सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन किया आपने 1 अप्रैल से, 2 महीने ही हुए, 3 महीने भी कहा हुए, अप्रैल में 1 जून को आपका क्रॉस हो गया, मास सैनिटाइज़र सब सेल किया आपने, और यहाँ पे 20 लाख के ऊपर चले गया 1 जून को। आपने 30 डेज़ में अप्लाई किए नहीं, आपने अप्लाई नहीं किया, आपने कब किया, आपका सैनिटाइज़र में ध्यान है अभी भी, और आपने 1 जून को थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है, एक सेकंड ब्लॉक बनाना पड़ेगा नहीं तो मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस हुआ, 30 डेज़ में आपने अप्लाई नहीं किया, आपने आफ्टर 30 डेज़ किया, ठीक है, 30 डेज़ में करते थे तो यहाँ से इफेक्टिव हो जाता था रजिस्ट्रेशन, ठीक है, या आपने आफ्टर 30 डेज़ अप्लाई किया, या आपने विद इन 30 डेज़ किया, कभी भी करो, ठीक है, या इसके 2 केसेस है। आफ्टर 30 डेज़ किया तो आरसी से इफेक्टिव रहेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जो डेट आएगा आपका, जहाँ से इफेक्टिव वहाँ से इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन 30 डेज़ में लिया तो, ठीक है, आपको 30 डेज़ के आगे नहीं होगा, फिर आपका पहले से जिस दिन से लायबल है यहाँ से इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। विद इन 30 डेज़ लिया, ठीक है, विद इन 30 डेज़ लिया तो यहाँ से रहेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से वैलिड रहेगा तब तो दिक्कत नहीं है, जिस दिन से आरसी है आप बोलेंगे मैं GST वाला बिल बना था ना, ठीक है, लेकिन 30 डेज़ के अगर आपने विद इन 30 डेज़ किया तो आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे रहेगा वैलिड, वो अपन ने देखा था सेक्शन 22 और रूल 10 था मोस्टली, तो उसमें क्या बोला था कि डेट ऑफ बिकमिंग लायबल, यानी 20 लाख जहाँ क्रॉस हुआ, आपका सैनिटाइज़र का टर्नओवर क्रॉस हुआ 1 जून 2020, वहाँ से, अरे वहाँ से आप इनवॉइस, अभी तो आपका समझ लो 31/8 को RCI, वहाँ तक तो आपने बिल ही नहीं रेज किए GST वाले, ठीक है, आपको करना तो है, अच्छा ठीक है, आपको लायबल तो आप वैसे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज इनवॉइस देना पड़ेगा, ठीक है। और आप अगर 31/8 से लायबल है, फिर से बोल रहा मैं, अगर आप 31/8 30 दिन में अप्लाई नहीं किए और आपका 31/8 से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो आप लायबल पहले दिन से ITC नहीं मिलेंगे, मेरा बोलने का करेक्शन कर लो, ITC आपको 31/8 से मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन 1 जून से, मतलब दोनों केस में समराइज कर रहा, 1 जून से आपको रिवाइज इनवॉइस देने पड़ेंगे, पुराने इनवॉइस को रिवाइज करना पड़ेगा, और वो क्यों करना है, क्योंकि पुराने इनवॉइस में GST नहीं लगा है, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे रिवाइज इनवॉइस, ठीक है,
ये रिवाइज इनवॉइस है। डेबिट नोट आपको पता है, अगर सेम बिल है और उस बिल के लिए सेम बिल के अगेंस्ट अगर आपको उस बिल के लिए एडिशनल कुछ लेना है सप्लायर से, आप कुछ और चार्ज कर रहे हो, तो बार बार रिवाइज नहीं करेंगे आप, वो रिवाइज इनवॉइस नहीं रहता, कन्फ्यूजन मत करना, वहाँ पे आप डेबिट नोट भेजेंगे। ठीक है, जीएसटी एक्ट में डेबिट नोट बोला है कि आपको और कुछ कवर करना है, डेबिट नोट भेजो। और डेबिट नोट भेजने की भी टाइम लिमिट है, हम देखेंगे सेक्शन 16(4) में। ठीक है, वहाँ पे डेबिट नोट की मैंने लिखा भी है, डेबिट नोट्स ओरिजिनल इनवॉइस जहाँ जिस फाइनेंशियल ईयर का है वो एक टाइम लिमिट अभी डिस्कस करेंगे। ये हो गया रिवाइज इनवॉइस। ठीक है, और क्या बोलता है, बिल ऑफ एंट्री, आईजीएसटी एक्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री लगेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस, ये भी लगेगा, रूल 36 बोलता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है कि एक समझ लो अपन ने एक रजिस्ट्रेशन ऐसा ले लिया कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोल के रजिस्टर हो गया, उस केस में ओनली फॉर सर्विसेज, क्या बोला मैंने, ओनली फॉर सर्विसेज कॉमनली ये लेगा बिल, इसके नाम पे लेगा, और ये अपने यूनिट्स जो है, ऑल्टरनेट यूनिट्स जो है, जिन्होंने जितनी सर्विस ली है उस अकॉर्डेंस उसको अपोर्शन करेगा। डायरेक्ट लिए तो पूरा का पूरा आईटीसी उसका, ब्रांच ए बी सी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तीनों ने मिलकर ली है तो तीनों के बीच में अपोर्शन होंगी। टर्नओवर बेसिस अपोर्शन चलता है, सेक्शन 20 है उसका, अपन देखेंगे। ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रूल 36 इनवॉइसेस हमने देखा। अब सेकंड जो अमेंडमेंट आया है वो खतरनाक प्रोविजन है। यहाँ पे जो अमेंडमेंट आया था पहले अभी, फॉर नॉट अपलोडेड इनवॉइस बाय सप्लायर। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इन सप्लायर्स GSTR 1, अगर हमारा सप्लायर, ठीक है मैं शॉर्ट में बता देता, यहाँ पे लिखा है, ऐसे ही कॉपी कर लेना आपने। ये है मेन जो काम की चीज़ है वो ये, अगर अनअपलोडेड इनवॉइस है आपके सप्लायर, GSTR 1 पता है, सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई के लिए स्पेशली 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ के लिए 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ जाता है अपना GSTR 1। ठीक है, जनरली GSTR 1 क्या रहता है, आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, रिवर्स चार्ज के भी जाते हैं उसमें, आउटवर्ड लाइबिलिटी कितनी है आपकी वो दिखाता है, और कितने आउटवर्ड सप्लाई है वो GSTR 2 या 3B के अकॉर्डेंस वहाँ पे लिंक हो जाता है। ठीक है, अभी 2 तो एक्टिव है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, जो GSTR 1 में अपलोड नहीं हो रहे इनवॉइस, ठीक है, कुछ अपलोड हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, मेरे सप्लायर ने, कुछ लोगों ने अपलोड किए, कुछ बिल ऐसे हैं मेरे पास जो सप्लायर ने अपलोड ही नहीं किए, उन्होंने नहीं किया, मैं नहीं ले सकता, मतलब पाप कर रहा कोई और भर रहा मैं, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ज़्यादा नहीं भरने का पाप, अपन ने पुण्य भी करे हुए। तो यहाँ पे बोला गवर्नमेंट ने कि सप्लायर GSTR 1 में जो इन्वॉइसेस अपलोड नहीं हुए, अपने सप्लायर ने जो इन्वॉइसेस दिए उसका अपलोड नहीं हुआ, तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेंगे, हम 20% ऑफ एलिजिबल ITC लेंगे। 20% ऑफ एलिजिबल ITC मतलब क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना हमारा एलिजिबल ITC मतलब नॉन बिजनेस पर्पस वाला नहीं चलेगा, क्योंकि 16(1) क्या बोलता है, यूज इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला चलेगा। सेकंड 17(5) में जहाँ ITC गवर्नमेंट ने बोला है नहीं ले सकते, वो नहीं चलेगा, वो भी इनएलिजिबल है, तो ये छोड़ के ये एग्जाम के लिए आपने यूज़ किया वो भी नहीं चलेगा। तो आपको यूज इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में जो एलिजिबल ITC है उतना लेना है। ठीक है, अपने मंथ का है, और उस मंथ का आपको देखना है कितने एलिजिबल है, और वो GSTR 1 उसके सप्लायर ने अपलोड करे हुए, मेरे सप्लायर ने जो अपलोड किया मैं उतना देखूंगा। सपोज 25,000 का सप्लाई आउटवर्ड और उसमें के 17,000 के अपलोडेड है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, उसका 20% 17,000 में से भी 15,000 ऐसे जो एलिजिबल है, 2,000 तो ब्लॉक क्रेडिट और एग्जाम सप्लाईज या नॉन बिजनेस पर्पस के सप्लाईज है, तो वो भी 2 हट गया। 15,000 जो बचे उसका 20% लो, 3,000 और ठीक है। हमारा फार्मूला कैसा है, फार्मूला में प्रेजेंट किया मैंने यहाँ पे, आपको इनवॉइस नहीं अपलोड किया है सप्लायर ने, तो कैसे मिलेगा उस अनअपलोडेड इनवॉइस का ITC, आपको मिलेगा 20% ऑफ एलिजिबल ITC ऑफ दैट रिलेवेंट पीरियड ऑफ विच इनवॉइस आर अपलोडेड। ठीक है, अपना 20% एलिजिबल ITC का 3,000 और ITC ऑफ अनअपलोडेड इनवॉइस मैंने बोला 25,000 में से अपना अनअपलोडेड कितना था, 17 में से 25 में से 17 हटाओ 8,000, तो 8,000 और 3,000 विच इज लोअर। मतलब ऐसा तो नहीं करेंगे ना अनअपलोडेड आपका सप्लाई बहुत ही ज़्यादा एलिजिबल वाला, ठीक है, आपका 20,000 तक का था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और 20,000 का 20% 4,000, और आपका सिर्फ 1,000 का अनअपलोडेड इनवॉइस है, 21 का था, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो उस केस में 1,000 और 20% ऑफ एलिजिबल इनवॉइस, ठीक है, 20,000 या का 20% 4,000 विच एवर इज लोअर। कभी भी आपका 1,000 के ऊपर या आपका अनअपलोडेड इनवॉइस के क्रेडिट के ऊपर थोड़ा ना आपको ये रूल दे देगा, इतना है पावर नहीं आ गया उसमें, आपको कितना मिलेगा, जितना है उतना मिलेगा, नहीं तो 20% ऑफ एलिजिबल ITC।
कब, जब ये कब केस आएगा, ये रूल 36 कब एक्टिव होंगे ये अमेंडमेंट, अगर आपका अनअपलोडेड इनवॉइस का केस है, GSTR 1 में वो अपलोड नहीं कर रहा है और आपको ITC लेना है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ देखना पड़ेगा, पहले तो बेसिक कंडीशन देख लिया, रजिस्टर्ड पर्सन हम देख रहे थे, कंडीशन रूल 36 क्यों रीड किया हमने, यहाँ पे लिखा है रूल 36, ठीक है। ये क्या है, इनवॉइस डेबिट नोट रहना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन का दिया हुआ, सप्लायर का इन पोजीशन रहना चाहिए, पहली कंडीशन 16(2) की। 16(2) की दूसरी कंडीशन क्या है, वो गुड सर्विसेज मैंने रिसीव करना चाहिए। जनरली मैं ही रिसीव करता, पर अगर मैंने मेरे एक यूनिट पे सर्विस या गुड्स का अगर रिसीव हो रही है और मेरे बिहाफ पे हो रही है, ठीक है, मैंने मांगी है सर्विस, तो बिल मेरे नाम का, सर्विस उसको, सप्लाई उसको, बिल टू, शिप टू, मॉडल हो गया ये तो इस केस में क्या याद रखना है आपको, गुड जनरली रिसीव होते हैं, ठीक है, रिसीव होना तो चाहिए 16(2) में, लेकिन बिल टू शिप टू मॉडल में जो थर्ड पर्सन रिसीव कर रहा है ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, डायरेक्शन जो दे रहा है डीम्ड माना जाएगा। अरे ये मिटा देता मैं, ये आपको रिवाइज इनवॉइस के लिए समझाया था, ये कचरा हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, क्या बोला मैंने, डीम्ड थर्ड पर्सन डायरेक्शन पे जो सप्लाई हो रहा है टू अनदर पर्सन, ठीक है, वेदर एज एजेंट और अदरवाइज, तो उसमें बोला है बिल किसी का भी जिसके नाम पे बिल बनेगा उस माना जाएगा कि उसने सर्विस ली, ना कि उसके यूनिट ने, नहीं तो ITC नहीं मिलेगा ना, रिसीव उसने किया, बिल इसके नाम पे। ये क्या बोलता है, इनवॉइस डेबिट नोट इन पोजीशन। 16(2) का कंडीशन क्या बोलता है, इनवॉइस डेबिट नोट रहना चाहिए। सेकंड बोलता है कि आपको गुड्स रिसीव करना चाहिए, पर गुड्स उसने रिसीव किए, उसी के लिए ही बोला गया है, माना जाएगा कि मैंने रिसीव किए, क्योंकि मेरे बिहाफ पे किसी और ने रिसीव किया, मेरे यूनिट के तरफ गुड्स रिसीव हुए, ठीक है, सर्विस या गुड्स, तो मैंने किसी और पर्सन को सर्विस लेने लगा है और बिल मेरे नाम से बना है, तो इसका मतलब ये नहीं ITC नहीं मिलेगा। ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन किसी और को अगर सप्लाई हो रहा है, देन इनवॉइस बिल टू मेरे नाम पे बना है, शिप उसको हुआ है, तो दैट डजंट मीन्स कि मेरे को ITC नहीं मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे। डीम्ड थर्ड पर्सन डायरेक्शन पे जो माना जाएगा कि डीम्ड दैट थर्ड पर्सन हैज़ रिसीव गुड्स, थर्ड पर्सन हैज़ रिसीव गुड सर्विसेज, माना जाएगा कि उसने रिसीव किया, हालांकि उसके यूनिट ने रिसीव किया। थर्ड कंडीशन क्या है, टैक्स कलेक्टेड, जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है सप्लायर, पहले गवर्नमेंट को पे करो। रिवर्स चार्ज का केस है तो क्या करेंगे, रिवर्स चार्ज का तो पहले कैश से पे करो, फिर ITC मिलेगा। और अदरवाइज केस है तो क्या है, टैक्स एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, देन ओनली मेरे को ITC। अच्छा, टैक्स मैंने रिवर्स चार्ज का है तो मैं खुद भरूंगा, अगले महीने से ले लूँगा, पहले तो भरना है, ई कैश लेजर। नॉर्मल सप्लाई का क्या, मेरे सप्लायर ने नहीं भरा, नहीं मिलेंगे ITC 16(3) के अकॉर्डिंग, 16(2) के अकॉर्डिंग, सॉरी 16(2) है। और ये क्या है, ये क्लॉजेस लिख देता मैं, A B C देख रहे हैं अपन, 16(2)C, मैंने 1 2 3 4 डाल दिया था, तो 16(2)C देख लो। 16(2)C क्या बोलता है, टैक्स एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट वैसे सप्लायर इन कैश और इन वेदर बाय यूजिंग ITC और इन कैश, ठीक है, वो सेल्फ असेसमेंट करके डालेंगे, ITC यूज़ करेंगे। और रिवर्स चार्ज के केस में अपने को भरने का है, ठीक है। और क्या है, सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल करना है अपने को, अगर मेरे को ITC चाहिए, मेरे को रिटर्न फाइल करना है। सेक्शन 39 का रिटर्न मतलब कौन सा रहेगा, 3(3)B, ठीक है, फॉर्म GSTR 3B, 3 तो है नहीं अभी एग्जिस्टेंस में, 3B है, इसको मिक्स मत करना, ये बिल टू शिफ्ट टू मॉडल में थर्ड पर्सन को ITC मिलेंगे, ठीक है। C हो गया अपना टैक्स एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। D में क्या बोला मैंने, 16(2)D में कि सेक्शन 39 का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अपने को, अपनी बात कर रहा मैं, अपने को ITC होना ना। अब यहाँ पे आओ, 2 प्रोविजोज है 16(2) को, 2 प्रोविजो है सेक्शन 16(2) को, उसमें क्या बोला है कि पहला प्रोविजो, अभी हम क्या बोलते हैं, रिसीव गुड सर्विसेज ऑफ बोथ। अब हमारा अगेंस्ट इनवॉइस अगर गुड्स है, सपोज इनवॉइस बना है 55,000 का, और मेरे 55,000 के गुड्स कैसे आ रहे पता है, मेरे पास जगह नहीं है रखने को, पहला लॉट, दूसरा लॉट, तीसरा लॉट, पहले 10,000 क्या है, फिर 20,000 क्या है, फिर 18,000 क्या है, ठीक है, 10 20 18 और फिर 7,000 क्या है, समझ लो। तो हमारा टोटल 55,000 का इस तरह से आया। अब क्या करें, अब हमारा टोटल 55,000 लॉट में है, तो कब लूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मेरा रिसिप्ट अभी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। इनवॉइस पहले आया, गुड्स जैसे जैसे रिसीव होंगे वैसे वैसे, ऐसा नहीं, गुड्स आखिरी लॉट जब आएगा, मेरा आखिरी लॉट आने दो तब मिलेगा ITC। क्या बोला है प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट ITC अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट, ठीक है। सेकेंड प्रोविजो पे आओ, गुड्स रिसीव इन लॉट हो गया,
कब मिलेगा ITC? व्हेन लास्ट लॉट ऑफ दैट गुड्स इज रिसीव्ड, ठीक है, ये गुड्स का ही है, लॉट में सर्विस, अगर सर्विस का नहीं बोला है, गुड्स का ही बोला है। यहाँ पे सेकंड प्रोविजो 216(2) क्या बोलता है? सेकंड प्रोविजो पे आओ आप। अच्छा, ये क्या बोलता है सेकंड प्रोविजो? देखो भाई, तुमको ITC लेना है, तुम रेसिपिएंट हो, NCM की बात करो, फॉरवर्ड चार्ज, सप्लायर को पेमेंट देने का गवर्नमेंट ने क्या बोला है? इनपुट टैक्स रेट लेना है, तो गवर्नमेंट ने सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन बनाई है कि उस सप्लायर का तो भला होगा, इससे जो पैसे डुबाते हैं उनको इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलेगा। अब कैसा होगा? और मिलेगा तो नहीं, अगर अवेल किया तो इंटरेस्ट के साथ देना है, रूल 37 बोलता, और 18% इंटरेस्ट भी लगेगा पर एनम, 18% पर एनम, ठीक है। सेकंड प्रोविजन को ध्यान से सुनना, 16(2) को क्या बोलता है कि इफ रेसिपिएंट यानी रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू पे वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब उसका बिल पेमेंट का वैल्यू और प्लस GST, ये दोनों में से कुछ भी नहीं भरा, उसने वैल्यू नहीं भरा तो भी रिवर्स करना पड़ेगा। वैल्यू नहीं भरा, अभी तो मैं क्रेडिट पे लेके आया, मैं प्योर एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं क्रेडिट पे लेके आया और मैंने उसको पेमेंट दिया नहीं, आज तो ले लूँगा अवेलमेंट, लेकिन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मेरे को उसको वैल्यू प्लस GST टोटल इनवॉइस वैल्यू देना पड़ेगा सप्लायर को। अगर मैं वो देता नहीं हूँ विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो मेरे को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? मेरा GST अमाउंट, गवर्नमेंट को इनवॉइस वैल्यू नहीं देना है, गवर्नमेंट को GST रिवर्सल करके देना, ठीक है। अगर आपका रिटर्न भी हो जाता है तो भी सेम केस आएगा। 180 डेज में पेमेंट नहीं कर रहे तो वैल्यू प्लस GST, वैल्यू एंड GST दोनों देना है आपको, अगर आप 180 डेज में पेमेंट नहीं कर रहे हो अपने सप्लायर को, ठीक है। कहाँ से? 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, इनवॉइस से देखना है। ITC अवेल्ड प्लस इंटरेस्ट आपको एडिशन होगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को, ITC अवेल्ड प्लस इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कितना रहेगा? ये इंटरेस्ट रहेगा आपका 18% पर एनम, ठीक है। इसमें रूल 37 भी एक्टिव हो जाएगा। और रूल 37 क्या बोलता है देख लो एक बार। रूल 37 मैंने यहाँ लिखा है थोड़ा, उसके बाद में ये प्रोविजन बताऊंगा। ये तो कंप्लीट हो गया आपका सेकंड प्रोविजन, पर रूल 37 देखे बगैर खत्म नहीं होगा, हमको ऐड करना पड़ेगा। मैंने 180 डेज में नहीं दिया, अब मेरे को पता चला, मैंने मेरे रिटर्न में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया। क्या किया? ऐड किया। विथ इंटरेस्ट देना है अब तो, क्योंकि मैंने ITC पहले ले लिया था, 180 डेज में पेमेंट नहीं किया। अब मैंने जब ऐड किया तो मेरे को 2 केसेस में ये ऐड करने के बाद मेरे को तो इंटरेस्ट देना है, लेकिन 2 केसेस में नहीं देना है, बाकी सब केसेस में देना है। लेकिन हमको इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक लेना है वो है प्रॉब्लम। अब इंटरेस्ट कहाँ से लेंगे? आपने जहाँ से अवेल किया, अब GSTR 2 में अगर अवेल करते थे तो वहाँ से, अभी तो 3B से अवेलमेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो 2 से अगर आपने अवेल किए वहाँ से, अभी तो GSTR 3B चल रहा, तो GST 3B का जो आपका GSTR है वो फॉर्म जो है 3B का, फॉर्म 3B से आपने जहाँ से वो क्रेडिट अवेल किया है वहाँ से काउंट करो फ्रॉम दैट डेट टू डेट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। कहाँ से बोल रहा? फ्रॉम डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ ITC टू डेट ऑफ एडिशन ऑफ सच टैक्स अमाउंट टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। रिवर्सल जो कर रहे हैं आप, 180 डेज में पेमेंट नहीं दिया इसलिए टैक्स का, तो आपको ये कॉम्प्यूट करना है और इस पर 18% निकालना है पर एनम बेसिस पे, ठीक है। 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आएगा इसमें, और वो इंटरेस्ट को आपको टैक्स अमाउंट के साथ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, ठीक है, वो पे करना है मतलब आपको। ये हो गया। और एक चीज़ है कि यहाँ पे 2 केसेस में, ठीक है, सेकंड प्रोविजन नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। क्या बोला मैंने? नॉट अप्लीकेबल इन 2 केसेस, ठीक है। एक तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैं ही अगर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट गवर्नमेंट को देने वाला है, सप्लायर को नहीं देने वाला, तो रिवर्स कहाँ से होगा? मैंने ही तो भरा गवर्नमेंट को, लॉजिकल है। पहला तो रिवर्स चार्ज, मैं ही गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा, मैं रिवर्स करूँ, गलत हो जाएगा, तो चलेगा नहीं, उसमें नहीं चलने वाला है सेकंड प्रोविजन। सेकंड शेड्यूल 1 में सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, कोई भी एक एग्जांपल लो, परमानेंट ट्रांसफर वाला ले लो, बिजनेस असेट का ITC जिस पे अवेल्ड है, या तो वो ले लो अपना एजेंट या रिलेटेड पर्सन का। एजेंट रुको, रिलेटेड पर्सन या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। मेरी डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के सेकंड इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, इंटर स्टेट में एक इस्टेब्लिशमेंट है, सेम पैन पे रजिस्टर्ड है, तो माना तो डिस्टिंक्ट पर्सन जाता है। सेक्शन 25(4)(25)(I) की प्रोविजन जो हमने स्टडी किए थे। सपोज आप एग्जाम्पल ले लो तमिलनाडु की ब्रांच और मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो मैंने सप्लाई किया। अब यहाँ पे सप्लाई में कंसिडरेशन है ही नहीं, तो भी माना जाएगा सप्लाई है। अब ऊपर से मैं क्या GST उसको 180 डेज में पेमेंट काय को दूँ, ठीक है। 180 डेज में पेमेंट काय को दूँ जब मेरे को सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन ऑलरेडी सप्लाई है, तो वो 180 डेज की कंडीशन लगेंगी कहाँ? जब कंसिडरेशन ही नहीं है। कंसिडरेशन अगर होगा तो सवाल आएगा ना रिवर्सल का।
जैसा रिवर्स चार्ज में मैं भर रहा वैसे ही रिवर्स चार्ज के जैसे ही शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन है, तो उसमें भी क्वेश्चन ही नहीं आएगा सेकंड प्रोविजो का। दो केसेस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड शेड्यूल 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, दो केसेस छोड़ के ये सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 16(2) लगने वाला है 180 डेज वाली कंडीशन। ठीक है, अब सवाल आता कि मैंने बाद में पेमेंट कर दिया, ठीक है, एक केस और आएगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने उसका पेमेंट जो मैं नहीं कर रहा था 180 डेज में, मैंने पहले इंटरेस्ट से रिवर्सल करा और 3 महीने बाद मेरे को ऐसा लगा पुण्य का काम करना है तो मैंने उसका पेमेंट दे दिया सप्लायर का। अब पहले तो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है, पहले लेते वक्त उससे आईटीसी रिवर्सल करा के इंटरेस्ट मार लिया मस्त आईटीसी, उसने अवेल किया तो अवेलमेंट की डेट से एडिशन टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तक का इंटरेस्ट के साथ टैक्स मंगा लिया। अब अगर तुम 180 डेज के बाद भी पेमेंट कर देते हो सप्लायर को, मैंने पुण्य करा दे दिया सप्लायर को वापस पेमेंट जो दे नहीं रहा था, तो मैं वापस आईटीसी लूँगा पर इंटरेस्ट नहीं लूँगा अब गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं देती है, अब दे इंटरेस्ट, गवर्नमेंट बोलेंगे अब जा लेना है तो आईटीसी ले, नहीं तो मत ले। ठीक है, पुण्य का काम किया तो मिल जाएगा, ये याद रखो कि जहाँ अगर आपका पेमेंट लेटर ऑन आप कर देते हो, इवन दैट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्सल करना पड़ा वापस आपको रीअवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आप 16(3) पे। ठीक है, 16(2) की कंडीशन रिवाइज कर देता मैं, एक सेकेंड, 16(3) पे आओ, 16(2) पे आ जाओ पहले। 16(2) क्या बोलता है, कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, फटाफट इनवॉइस डेबिट नोट पोजीशन में रहना चाहिए, रूल 36 में मैंने वो डिस्कशन किया। ठीक है, लेकिन GSTR1 अनअपलोडेड इनवॉइस है, रूल 36 का अमेंडमेंट जो देखा था हमने कि जो सप्लायर अनअपलोडेड है इनवॉइस है मेरे सप्लायर के, उसके लिए मैं कितना ले सकता हूँ, मैक्सिमम 20% ले सकता हूँ ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस का। ठीक है, और मैक्सिमम उतना ले सकता हूँ, यानी लोअर ऑफ दिस 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस और अनअपलोडेड इनवॉइसेस का जितना आईटीसी है विच एवर इज लोअर। ठीक है, आईटीसी की बात करा मैंने। सेकंड, आपका रूल 36 कवर हो गया, ए कवर हो गया, 16(2)(a इनवॉइस डेबिट नोट इन पोजीशन रहना चाहिए। 16(2)(b क्या बोलता है, रिसीव करना चाहिए गुड सर्विसेज आपने बिल टू शिप टू मॉडल में, माना जाएगा कि थर्ड पर्सन ने रिसीव किया इवन दो दैट ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन किसी और को सप्लाई हुआ होगा, बट इनवॉइस बिल टू शिप टू मॉडल में बिल मेरा शिप उसको हुआ। ठीक है, गुड सर्विसेज का दोनों का कवर है। उसमें अमेंडमेंट डाला था, अमेंडमेंट एक्ट जो था अपना 2018 वाला, उसने डाला था, सर्विस के लिए भी लाया था। और 16(2)(c देखो आप, 16(2)(c क्या बोलता है, टैक्स एक्चुअली पेड होना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, ठीक है, पहला क्या बोला मैंने, इनवॉइस डेबिट नोट पोजीशन में रहना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन का इनवॉइस रहना चाहिए वो। सेकंड, गुड सर्विस मेरे को सप्लाई होना चाहिए, रिसीव करना चाहिए मैंने, आई हैव रिसीव दैट, बिल टू शिप टू मॉडल में नहीं भी रिसीव किया तो चलेगा। फिर थर्ड 16(2)(c क्या बोला है मैंने कि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए मेरे सप्लायर के थ्रू, इधर बाय कैश और थ्रू ई क्रेडिट लेजर या इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करके लेंगे वो सप्लायर। ठीक है, जैसा वो पेमेंट करे पर पेमेंट आ जाए गवर्नमेंट को, बस एडजस्ट हो गया है कैसे भी है। रिवर्स चार्ज के केस में मेरे को भरना पड़ेगा ई कैश लेजर से, ये भी बोला था 16(2)(c के साथ। 16(2)(d देख लो, रिटर्न आपको डालना है, रिटर्न अब मेरे को डालना है सेक्शन 39 का, मेरा सप्लायर भर दिया टैक्स, मेरा रिटर्न नहीं गया तो नहीं मिलेगा, रिटर्न डालना है। कौन सा सेक्शन 39 का, कौन सा GSTR 3 3 और 3B रनिंग है अभी। 2 प्रोविजो है, 2 प्रोविजो क्या है 16(2) को, पहला प्रोविजो, इफ गुड्स आर रिसीव इन लॉट्स अगेंस्ट एन इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस 55 का है लेकिन आपको एग्जांपल दिया था मैंने, लॉट्स में मिल रहा है तो ऑन रिसीव ऑफ लास्ट लॉट ओनली फुल आईटीसी लेने का, टुकड़े टुकड़ों में आईटीसी नहीं लेने का। ठीक है, सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है इसमें, ठीक है, सेकंड प्रोविजो बोलता है कि रेसिपिएंट अगर फेल्स टू पे पेमेंट, ठीक है, पेमेंट का मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई एज वेल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट एज वेल एज जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, मतलब उसने ले लिया है पर उसने तो पहले तो उसको लेना नहीं चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। तो सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है, रेसिपिएंट फेल्स टू पे वैल्यू ऑफ सप्लाई एज वेल एज जीएसटी विद इन 180 डेज। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी सप्लायर को वो देता नहीं है 180 डेज में फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, देन उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ऐड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट विच ही हैज अवेल्ड, और इंटरेस्ट कितना 18% पर एनम से, रूल 37 के साथ रीड करके बोल रहा हूँ मैं, उसमें 18% पर एनम इंटरेस्ट बोला है। और कहाँ से लेंगे, फ्रॉम डेट ऑफ अवेलमेंट टू डेट ऑफ एडिशन टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इतने पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनम से लेना पड़ेगा। ठीक है, रूल 37 का एक पॉइंट और था, इसके अंदर भी बोला है रिवर्स चार्ज सेकंड प्रोविजो में कि एक्सेप्ट RCM एंड शेड्यूल 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ये 2 केसेस छोड़ के ये लगने वाला है। इन केस आपने पुण्य का काम किया, आगे भलाई का काम किया, आपने उसको 180 डेज वाले इंटरेस्ट के साथ अभी तो भर दिया, रिवर्सल कर दिया, पर 3-4 महीने बाद और दे दिया आपने पेमेंट सप्लायर, री अवेल दैट आईटीसी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिलता नहीं, देना पड़ता सिर्फ, ठीक है। 16(2) कवर हो गया। 16(1) तो आपको पता है रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा ITC, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जहाँ से रजिस्टर्ड है। और उसमें मेरा डिस्कशन ये एक बोला था मैंने, ITC जब लेना है वो तो RC या इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिकमिंग लायबल, दोनों रह सकती है, डिपेंड्स आपने 30 डेज में एप्लीकेशन डाला नहीं डाला। 30 डेज में डाला तो डेट ऑफ लायबल, बिकमिंग लायबल, वहाँ से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव, वहाँ से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेंगे। आप रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ बनते वहाँ वो ज़रूरी है, आप रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ बनते वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग डिस्कशन में थोड़ा वेक कर दिया था वो पॉइंट, तो अभी मैंने शॉर्ट में बोला आपको कि जहाँ आप रजिस्टर्ड पर्सन बन रहे वहाँ से आपको मिलेंगे, बिकॉज डेफिनेशन में बोला है रजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन में बोला है। और रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ बने, आप RC से बने वहाँ से ITC, RC से नहीं बने तो वहाँ से ITC नहीं मिलेंगे आपको, पहले से मिल जाएंगे डेट ऑफ बिकमिंग लायबल, अगर 30 डेज में आपने अप्लाई किया तो, ठीक है। अब आ जाओ 16(3) पे। देखो गवर्नमेंट का बोलना एक ही है, 16(3) क्या बोलता है सबसेक्शन 3 कि रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टेकन कैपिटल गुड्स, तो तू क्या कर, डेप्रिसिएशन ले, गवर्नमेंट बोलती है तू डेप्रिसिएशन ले, पर फिर ITC मत ले। एक तो इनकम टैक्स एक्ट में ले प्रसाद, एक तो GST एक्ट में ले, दो प्रसाद नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। एक जगह पे प्रसाद मिलने वाला है, मतलब आपको एक ही जगह इनपुट टैक्स क्रेडिट लो या तो डेप्रिसिएशन, इधर और वाला बोला है। और किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने कैपिटल गुड्स की, कैपिटल बुक्स में जो कैपिटलाइज है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने प्लांट मशीनरी उसका 50,000 कॉस्ट है और आपने उस पर सपोज 5% से GST दिया होगा, ठीक है। तो आप अगर बुक्स में कैपिटलाइज कर रहे हैं, बुक्स में कितनी दिखा रहे हैं, बुक्स में अगर आप 55,000 दिखा रहे होंगे, ठीक है, 55,000 दिखा रहे होंगे, तो आपको GST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो नहीं मिलने वाला। अगर आप 50 दिखा रहे होंगे तो 5,000 का ITC ले लो। पर प्रॉब्लम क्या आएगा मालूम है क्या, अगर आप आज बुक्स में कैपिटलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने मिलेगा, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन टुकड़ों में आएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी पता है अपने को अच्छे से, ये 55,000 का 5,000 का जो टैक्स कंपोनेंट है, मैं किसकी बात करूँ, टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स की। तो इसमें टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स में 5,000 जो वो टुकड़ों में मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन भी 10% 15% जैसा भी होगा, 15% से आप अज्यूम करो 15% मिलेगा। उससे अच्छा आज ले लो ना, आज पूरा ले लो, ITC लो ना, क्यों लेने का डेप्रिसिएशन। इफ़ आपने कैपिटल गुड्स के कॉस्ट में जो बुक्स में कैपिटलाइज की है और इनकम टैक्स एक्ट में आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो, ठीक है, डेप्रिसिएशन ले रहे हो किस पे, टैक्स कंपोनेंट पे। कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन लेना पाप नहीं है, टैक्स कंपोनेंट पे ले रहे हो तो ITC नहीं लेने का, गवर्नमेंट ने बोला। तो 5,000 की बात चल रही, 50,000 तो ठीक है, 5,000 अगर यहाँ लेंगे तो वहाँ GST एक्ट में ITC नहीं लेने का, ठीक है, ये बात हो गया। अब यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का पॉइंट आ सकता है। अज्यूम करो आप कंपोजिशन वाले हो, कंपोजिशन की बात करो, कंपोजिशन वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने से रहे, काहे को 50 लिखेगा वो अपनी बुक में, वो तो 55 ही लिखेगा। क्यों, क्योंकि उसको ITC मिलेंगे नहीं। 55,000 पूरी कैपिटलाइज करके यहाँ डेप्रिसिएशन टुकड़ों में आ रहा है, आ तो रहा, ठीक है, वहाँ टैक्स प्लानिंग हो सकती। एग्जाम्पल जैसी एग्जाम सप्लाई इसके लिए है, या आपने नॉन बिजनेस पर्पज़ वाली कोई आपने यूज़ किया है, पर देखो वो आपको इनकम टैक्स में भी डेप्रिसिएशन होना तो आपको पुट टू यूज़ रखना पड़ता, ठीक है, वहाँ पे भी, ठीक है, मैं वो डिस्कस नहीं करता अभी, पर आपको यही ध्यान रखना है टैक्स प्लानिंग हो सकती है इसमें। जहाँ इनकम टैक्स यहाँ अलाउ नहीं हो रहा है GST एक्ट में, तो कैपिटलाइज करके इनकम टैक्स एक्ट में लेके उसका डेप्रिसिएशन ले लो। रजिस्टर्ड पर्सन के अगर डेप्रिसिएशन लिया है, क्या बोला है मैंने, टैक्स कंपोनेंट पर, तो उसको ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन अगर उसने ले लिया, मतलब बुक्स में कैपिटल गुड्स को कैपिटलाइज जितना किया वो GST के साथ कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन टोटल वैल्यू पे किया, ठीक है, ITC अलाउ नहीं होगा। 16(4) देख लो। अब 16(4) क्या बोलता है, का ये ब्लॉक है 16(4). ये रूल 36 डिस्कस हो गया, अभी मैं मिटा देता, लगे दो, ठीक है। 16(4) ये बोलता है हमारे को टाइम लिमिट, आपको कब तक ITC अवेल करना है, ठीक है। आपके बिल रह गया, बिल छूट गया, तो आप मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है आपको ITC लेना अगर है उस बिल पर या उस डेबिट नोट पर, ठीक है। जो भी आपका इनवॉइस से एक आधा छूट गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपका ITC नहीं ले गया पहले, तो आपको टाइम लिमिट कितना अलाउड है मैक्सिमम, ठीक है। GST एक्ट में 16(4) टाइम लिमिट बताता है। इसमें ये क्या बोलता है
कि रजिस्टर्ड पर्सन कैनॉट अवेल ITC, ठीक है, कब, आफ्टर विचेवर इज अर्लियर है, विचेवर इज अर्लियर, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, ए और बी विचेवर इज अर्लियर। ये ए और बी पे फोकस रखो अब 16(4) के। ए क्या बोलता है, ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 39 रिटर्न, सेक्शन 39 GSTR 3(3)B वो वाले सेक्शन की बात कर, वो रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, यानी अपना मंथली रिटर्न है। तो आपको ITC कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आप कब तक ले सकते हो, या तो ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ रिटर्न फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ड्यू डेट बोला मैंने, सितंबर मंथ का एंड नहीं बोला, मैंने बोला ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ रिटर्न क्या रहेगा, 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर का आपका ड्यू डेट रहेगा, ठीक है। और 20 तक कौन सा सितंबर, चालू साल का बात नहीं कर रहा मैं, जो रनिंग ईयर है, मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम द दैट सितंबर, कौन सा बोल रहा हूँ मैं, फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के एंड से। आपका बिल छूटा है ना, पिछले साल का जो छूटा है वो आप कवर कर सकते हैं अप टू ड्यू डेट ऑफ सितंबर, ठीक है। पहला बोला ये है ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ्स रिटर्न, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं ले लूँ तो यहाँ पे 20 अक्टूबर ले रहा हूँ, ठीक है, ये ए कवर कर रहा, ए क्या बोल रहा है 20 अक्टूबर तक ले लो। अब सपोज मैं ईयर ले रहा हूँ, ठीक है, 1920 यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे आप ले लो 20 अक्टूबर, और यहाँ पे ले लो आप 31 दिसंबर, या तो ड्यू डेट ऑफ दैट सेक्शन 39 रिटर्न, ठीक है, ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 39 रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ सेक्शन 39 वाला जो रिटर्न है 3B, उसका कौन सा सितंबर मंथ, फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च 20 के बाद में जो एंड ऑफ ईयर से, ठीक है, फ्रॉम फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच दैट इनवॉइस, यहाँ पे जिसको ये इनवॉइस रिलेट कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आप कब तक कर सकते हो, ड्यू डेट ऑफ मंथ ऑफ सितंबर, सेक्शन 39 रिटर्न जो है, ड्यू डेट ऑफ सितंबर सेक्शन 39 रिटर्न फ्रॉम, कहाँ से लेंगे, सेक्शन 39 वाला सितंबर मंथ का रिटर्न कहाँ से लेंगे, वो सितंबर, फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर टू विच दैट इनवॉइस रिलेट। डेबिट नोट का कैसा करेंगे, इनवॉइस, ठीक है, 19-20 का है चलेगा, 19-20 के डेबिट नोट का क्या करेंगे, ठीक है, डेबिट नोट है तो डेबिट नोट भी 19-20 का रहना चाहिए। इनवॉइस का देखेंगे हम, डेबिट नोट देखेंगे तो उसका ओरिजिनल इनवॉइस देखो, मतलब क्या है, फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग सितंबर मंथ का रिटर्न फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस डेबिट नोट रिलेटिंग टू ओरिजिनल इनवॉइस रिलेट। तो डेबिट नोट का ओरिजिनल इनवॉइस देखो और इनवॉइस देखो, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से सितंबर मंथ का ड्यू डेट देखो, उसके बाद जो सितंबर आएगा फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद उसका ड्यू डेट देखो सेक्शन 39 का, वो पहली डेट। सेकंड डेट बी क्या है, फिर अपन अर्लियर बनाएंगे, बी क्या है, जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न फर्निश किया, ठीक है, तो जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न, अब फॉर्म 9 जब सबमिट करेंगे, ठीक है, GSTR, तो वो एनुअल रिटर्न जब आप सबमिट करेंगे रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च 2020 का अपना जो डिस्कस हो रहा है उसका एनुअल रिटर्न अगर आप 31 दिसंबर तक सबमिट करें तो वो, ठीक है, मैंने बोला डेट ऑफ फर्निशिंग, ड्यू डेट नहीं बोला। अगर आपने यहाँ पे कहीं 20 अक्टूबर के पहले अगर आपने 31 जुलाई को ही अगर एनुअल रिटर्न डाल दिए तो वो, ठीक है, वो आएगा, ठीक है, एनुअल रिटर्न का डेट। अब इन दोनों डेट में या तो ये, या तो केस ऐसा हुआ पहले भर दिया तो पहले, विच एवर इज अर्लियर क्या आएगा, ये वाली डेट आएंगी। 31 दिसंबर, 20 अक्टूबर में कौन सी डेट आएंगी, 20 अक्टूबर। तो आपको विच एवर इज अर्लियर देखना है। फिर से बता रहा, ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 39 रिटर्न फॉर मंथ ऑफ सितंबर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस रिलेट्स, और फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच डेबिट नोट रिलेटिंग टू दैट इनवॉइस रिलेट्स, ठीक है, उसका ओरिजिनल इनवॉइस, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या होता, अगर इनवॉइस डेबिट नोट यहाँ पे रेज्ड है, ठीक है, यहाँ पे कहीं रेज है, पर इनवॉइस उसका ओरिजिनल है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 18-19 डेबिट नोट यहाँ रेज हुई फ्रेश, इनवॉइस उसका 19-20 में नहीं 18-19 का है, भूल जाओ ITC मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि बोला गया है डेबिट नोट्स ओरिजिनल इनवॉइस जिस पीरियड को रिलेट करता है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड, मतलब यहाँ आएगा वो 18-19 का इनवॉइस का डेबिट नोट आप कहाँ तक लेंगे, ये वाले साल तक, 19-20 में गिरेगा वो 20 अक्टूबर। और फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, अपना जो डेट है विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। एक तो ड्यू डेट देखो सितंबर मंथ के रिटर्न की, एक तो फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर,
एक तो ओरिजिनल इनवॉइस का देखना, डेबिट नोट भी देखा तो अगर डेबिट नोट नहीं है, ओरिजिनल इनवॉइस मतलब उसको रिलेट नहीं करता, पिछले साल में नहीं है उसकी फाइनेंशियल ईयर में, तो भूल जाओ, आईटीसी नहीं मिलेंगे उस डेबिट नोट के, उसको देखना भी नहीं पड़ेगा अपने को एनुअल रिटर्न का। वो पहले तो देखो इनवॉइस पिछले साल में है तो डेबिट नोट का मिलेगा, डेबिट नोट रिलेटिंग टू ओरिजिनल इनवॉइस बिलोंग्स टू दैट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो ही मिलेगा। और किससे कंपेयर करना है आपको, ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 39 सितंबर मंथ रिटर्न को और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। ये हो गया आपका सेक्शन 16(4), ठीक है। और इसमें डेबिट नोट का डिस्कशन आपको बता दिए कि 16(4) के अंडर अगर आपको डेबिट नोट का आईटीसी चाहिए तो आपका इनवॉइस पिछले फाइनेंशियल ईयर में रहना ज़रूरी है, क्योंकि बोला क्या है बैरेक्ट में कि अगर आपका डेबिट नोट मतलब इनवॉइस रिलेटिंग टू डेबिट नोट, ठीक है, इनवॉइस रिलेटिंग ओरिजिनल इनवॉइस रिलेटिंग टू डेबिट नोट अगर एंड ऑफ फाइनेंशियल उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं है तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सितंबर का देखो भी मत, उसका ओरिजिनल इनवॉइस पहले चले गया तो चले गया, आईटीसी भी चलेगा फिर, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट कर रहा मैं सेक्शन 16 का डिस्कशन। आगे अपन देखेंगे सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट, सेक्शन 17 और 18 की प्रोविजंस, फिर धीरे धीरे अपन जॉब वर्क देखेंगे।